जैसा कि आपको पता ही होगा, जियो ने अपना प्राइस हाइक कर दिया है, जिस वजह से काफ़ी लोग पोर्ट करके बीएसएनएल में जा रहे हैं और काफ़ी लोग सोच रहे हैं जियो को बॉयकॉट करने के बारे में। अगर आप लोग भी पोर्ट करके बीएसएनएल में जा चुके हैं या फिर जाना चाहते हैं, तो आपके साथ क्या होगा वो मैं आपको कुछ ही देर में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जियो के बारे में बात करते हैं। जियो आने से पहले अगर शुरू से बात करें, तो पहले रिचार्ज काफ़ी सस्ता हुआ करता था, लेकिन सिम बहुत ज़्यादा महँगा हुआ करता था। तब हमें सिम खरीदने के लिए 5 से 10,000 रुपया खर्चा करना पड़ता था। अगर इतना महँगा सिम के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना है, तो अपने दादा-परदादा से पूछिए, उनको ज़रूर पता होगा। तो नए लोगों के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा नया बात करता हूँ। जब सिम 200-250 रुपया में मिल जाता था, उस टाइम का बात करते हैं। सिम खरीदने के बाद हमें एक मैंडेटरी रिचार्ज करना पड़ता था, जिसे लाइफ टाइम रिचार्ज कहा जाता था। और वो रिचार्ज इसीलिए करा जाता था, ताकि हमारा जो इनकमिंग कॉल है, उसका कोई चार्ज ना लगे और हमारा इनकमिंग कॉल लाइफ टाइम तक आता रहे। और इस रिचार्ज के लिए हमें अलग से 200 रुपया तक खर्चा करना पड़ता था। और इसके बाद से हमारा रिचार्ज का जर्नी शुरू होता है, जिसके बाद हम रिचार्ज करके पूरा महीना चलाते थे सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 रुपया। और ये 10 रुपया पूरा महीना इसीलिए चलता था, क्योंकि हम लोगों को फ़ोन नहीं, मिस्ड कॉल करते थे, ताकि हमारा बैलेंस खत्म ना हो जाए। क्योंकि जब हम 10 रुपया रिचार्ज करते थे, तब हमें सिर्फ़ 7 रुपया ही मिलता था, बाकी का टैक्स और चार्ज काट लिया जाता था। और जो बचा हुआ 7 रुपया है, उससे अगर हम किसी से 7 मिनट बात कर लेते थे, तो वो 7 रुपया भी हमारा खत्म हो जाता था। जो हमारा महीने का रिचार्ज था, वो 7 मिनट में खत्म हो जाता था। वैसे सभी लोग मिस कॉल नहीं करते थे, उस टाइम भी कुछ ऐसे लोग थे जो कॉल किया करते थे। तो उनका ये 7 रुपया जल्दी खत्म ना हो जाए, इसके लिए टेलीकॉम वालों ने एक प्लान लॉन्च किया था, जिसे पावर कहा जाता था। ये अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स अलग-अलग प्राइस पॉइंट पे प्रोवाइड करते थे, जैसे कि 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया। तो अलग-अलग रिचार्ज होता था, आप जितना ज़्यादा रिचार्ज करोगे, आपका पैसा उतना कम कटेगा। तो अगर मान लीजिए आप एक नॉर्मल सा 50 से 60 रुपए का रिचार्ज करते थे, तो आपका पैसा जो है सेकंड के हिसाब से कटा करता था और 7 रुपया में आप लगभग-लगभग 20 मिनट तक बात कर सकते थे। तो जो लोग पावर रिचार्ज करते थे, उनका महीने भर का खर्चा 100 या फिर उससे ज़्यादा हो जाता था। और जो लोग पावर रिचार्ज नहीं करते थे, उनके लिए भी टेलीकॉम वालों ने एक प्लान लॉन्च किया था। उन्हें 9 रुपया में 20 मिनट तक दिया जाता था, जिससे वो 20 मिनट तक आराम से किसी से भी बात कर सकते थे। तो जो लोग रोज़ाना 9 रुपया खर्चा करके 20 मिनट तक किसी से बात करते हैं, उनका महीने का खर्चा निकलता है 270 रुपया। और ऐसा नहीं कि 270 रुपया में अनलिमिटेड बात हो रहा है। 270 रुपये में आप बस रोज़ाना 20 मिनट तक किसी से बात कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप अनलिमिटेड बात करना चाहते हो, तो ये बिल हज़ारों को टच कर सकता है। इसके बाद आता है इंटरनेट, जो आप में से ज़्यादातर लोग उस टाइम यूज़ ही नहीं करते थे। उस टाइम इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो होता था, तो 1 जीबी रिचार्ज करने से भी हमारा वो लंबा टाइम तक चल जाता था। लेकिन उस 1 जीबी इंटरनेट की वजह से हमसे 200 से 250 रुपया चार्ज किया जाता था। फिर धीरे-धीरे 2G से 3G आया। 3G में इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट हो गया था। उस टाइम 9 रुपए का एक नेट पैक मिलता था, जिस पे हमें 20 एमबी का डेटा देखने को मिलता था और वो 20 एमबी का डेटा 20 सेकंड में ही खत्म हो जाता था। इसी के साथ-साथ 100 रुपया में 100 एमबी का डेटा मिलता था और 1500 रुपये में हमें 10 जीबी का डेटा देखने को मिलता था। और वो 10 जीबी कभी-कभी हफ्ता भर में ही खत्म हो जाता था। अभी आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे, अरे यार हम तो इंटरनेट यूज़ ही नहीं करते थे, हमारा तो 10 रुपया में महीना भर निकल रहा था। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, चाचा, 10 रुपया रिचार्ज करने से पहले अगर आप सोचोगे, तो आपके पास उस टाइम फ़ोन भी नहीं था और आपको ये 10 रुपया खर्चा भी नहीं करना पड़ता था। फिर धीरे-धीरे लोग अपडेट हुए, लोगों के पास फ़ोन आना शुरू हुआ, फिर आपके पास भी फ़ोन आया और आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर जॉइन हुआ, जहाँ पे आपको महीने भर का 10 रुपया का मोबाइल रिचार्ज करना पड़ रहा है। पहले फ़ोन भी नहीं था, ये रिचार्ज भी नहीं करना पड़ता था। और जैसा कि आपको पता होगा, हर एक चीज़ का दाम धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है, कभी घटता नहीं है। मानता हूँ पिछले कुछ टाइम में रिचार्ज का प्राइस एक छलांग में बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है। लेकिन आप अगर ध्यान से सोचोगे, तो आपको याद आएगा, कुछ टाइम पहले जियो बिल्कुल फ्री में हमें सब कुछ प्रोवाइड कर दिया करता था। तो हम ऐसा तो उम्मीद नहीं कर सकते ना कि हमेशा ही हमें ये फ्री मिलता रहे। उसके बाद जियो ने थोड़ा-सा चार्ज लेना शुरू किया और धीरे-धीरे अभी ये चार्ज बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि ये आपसे पहले जितना बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं।
अभी भी आपको ₹200 में अनलिमिटेड कॉल देखने को मिल जाता है, जिससे आपको किसी को मिस कॉल नहीं करना पड़ता। इसी के साथ-साथ रोज़ाना 1 से 2 जीबी का डेटा भी मिल जाता है, जिसे आप पूरा यूज़ करते हो। अगर जियो नहीं आता और आप किसी को ऐसे ही अनलिमिटेड कॉल करते, रोज़ाना 1 से 2 जीबी का डेटा इस्तेमाल करते, तो क्या आपने हिसाब लगाया है, महीने में आपका कितना खर्चा होता? मान लीजिए हम सब मिलकर जियो को बॉयकॉट कर देते हैं, तो क्या बीएसएनएल हमें ऐसा ही प्लान इन फ्यूचर भी प्रोवाइड करता रहेगा? अगर हाँ, तो डेटा जब पहले इतना महंगा हुआ करता था, तब हमें बीएसएनएल इतने सस्ते में डेटा क्यों नहीं प्रोवाइड करता था? जब बाकी के कंपनीज हमें लूटा करते थे, तब बीएसएनएल भी इस रेस में कहीं पीछे नहीं था, वो भी उनके साथ मिलकर हमें लूटा करते थे। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, जब हर बार जियो अपना प्राइस बढ़ाता है, उसके पीछे-पीछे बाकी के कंपनीज भी अपना प्राइस क्यों बढ़ा लेते हैं? क्योंकि बाकी के कंपनीज आपको इतने सस्ते में अनलिमिटेड कॉल, रोज़ाना 1 से 2 जीबी का डेटा बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कम से कम एक यूज़र से ₹300 लिया जाए और नहीं तो पहले जैसा फिर से कर दिया जाए। अगर जियो गायब हो जाता है, तो पहले जैसा टाइम आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपसे डेटा के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज लिया जाएगा और 1-1 मिनट के कॉल के लिए भी पैसा लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आप अभी भी पहले की तरह लोगों को मिस कॉल कर पाओगे? अभी भी पहले की तरह बिना इंटरनेट का रह पाओगे? अगर नहीं रह पाओगे तो जियो के बिना आपको कितना ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है, आप खुद ही हिसाब लगा के देख लो। जब जियो है तभी ये बाकी के कंपनीज़ आपसे ₹300 लेना चाहता है हर एक यूज़र से। अगर जियो नहीं रहेगा तो ये लोग ₹600 बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इंडिया में ही इंटरनेट इतना सस्ता मिलता है, बाकी के सभी कंट्रीज़ में इंटरनेट बहुत ज़्यादा महँगा है, तो ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ जियो की वजह से हो पाया है। और इसके बाद भी जो लोग बीएसएनएल में जा चुके हैं या फिर जाना चाहते हैं, उनके साथ क्या होगा? सबसे पहले तो उनको बीएसएनएल में जाने के बाद कौन-सा रिचार्ज करना है, ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बीएसएनएल का अपना कोई ऐप नहीं है, जहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कौन-सा रिचार्ज करने से आपको कितना वैलिडिटी मिलेगा, कितना जीबी डेटा मिलेगा। ये सब पता करने के लिए आपको मोबाइल शॉप में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके लाइन लगा के रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्या आप लोग अभी भी मोबाइल शॉप में जाके रिचार्ज करते हो? और अगर आप सोच रहे हो आप कस्टमर केयर में फ़ोन करके पता कर लोगे या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर केयर में फ़ोन करोगे, तो आपका फ़ोन कस्टमर केयर तक जाएगा ही नहीं, पता ही नहीं इनका कोई कस्टमर केयर है भी या फिर नहीं। फिर भी अगर आप रिचार्ज करा लेते हो, तो शुरू में तो आपको काफ़ी अच्छा इंटरनेट का स्पीड मिल जाएगा, कॉल भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही बीएसएनएल के यूज़र बेस बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा बीएसएनएल का जो नेट है वो कितना ज़्यादा घटिया हो सकता है, 2G से भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा यूज़र बेस बढ़ने से उसका नेट, तब घूम फिर के आपको जियो या फिर किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर में आना ही पड़ेगा। तो शुरू से रुक जाइए, पहले से ही ऐसा बड़ा फैसला मत लीजिए, नहीं तो बाद में जाके आपको दिक्कत हो सकता है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही।